लेकिन बात ध्यान से सुन लो। अगर राजा की तबीयत और बिगड़ गई या तुम्हारी दवा ने उल्टा असर किया तो तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर सभी हकीम डर गए। बहुत समय पहले की बात है। रंजीत सिंह नाम का एक राजा था जो बहुत सीधा सादा और नादान था। उसकी सादगी का फायदा उठाकर उसका मंत्री, जो बेहद चालाक और धूर्त था, राजकोष को लूटता और राजा को धोखे में रखता था। मंत्री जी, आज आप महल के काम निपटाकर राज हकीम को बुलाइए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। राजा की बात सुनकर मंत्री के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। लगता है जो दवा में राजा को उसका असर अब दिखने लगा है। यही तो मैं चाहता था। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। शाम होते होते मंत्री राज हकीम को महल लेकर आया था। महाराज, आपको क्या हो गया है? आपके इतनी तत्कालिक से मुझे बुलावा भेजा। मुझे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। चलना फिरना भी कठिन हो गया है। इससे पहले कभी ऐसी हालत नहीं हुई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे महाराज, मौसम बदलने के कारण अक्सर इस तरह की तबीयत बिगड़ जाती है। आप चिंता न करें, ये दवा मैं आपको दे रहा हूँ। इसे रोजाना लेना शुरू कीजिए। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे। राजा ने हकीम से वो दवा ले ली और रोजाना उसका सेवन करने लगे। लेकिन ठीक होने के बजाय उनकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती चली गई। अरे मंत्री जी, एक बार फिर हकीम को बुलाइए। मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय खराब होती जा रही है। अब तो मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। जी महाराज, मैं अभी आपका संदेश राज हकीम को देता हूँ। शाम होते ही हकीम फिर से महल पहुंचा और राजा की हालत देखी। महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी बीमारी है। ये मेरे इलाज के बाहर की बात लगती है। क्या कह रहे हैं आप? क्या मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है? महाराज, मैं अभी कुछ निश्चित तो नहीं कह सकता। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी दवाइयाँ आपके ऊपर असर नहीं कर रही। मेरा मानना है कि किसी और नामी हकीम को बुलाया जाए, वही सही इलाज कर पाएगा। मंत्री जी, देश भर में ऐलान कर दीजिए, जो हकीम मुझे ठीक कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और साथ ही राजकुमार को भी संदेश भिजवा दीजिए कि वो जल्द से जल्द महल लौट आए। हमारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जी महाराज, जैसा आप आदेश दें। मंत्री ने राजकुमार को राजा का संदेश पहुंचा दिया था और पूरे देश में ये घोषणा भी करवा दी थी कि जो हकीम राजा को ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगले ही दिन महल में कई हकीम पहुंच गए। तुम सबको एक एक करके राजा के पास जाने का मौका मिलेगा, लेकिन बात ध्यान से सुन लो। अगर राजा की तबीयत और बिगड़ गई या तुम्हारी दवा ने उल्टा असर किया तो तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर सभी हकीम डर गए। कुछ तो बिना इलाज किए ही वापस लौट गए और जिन्होंने इलाज की कोशिश की वे भी असफल रहे। मैं तो अब मजबूर हो गया हूँ। बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? महाराज, आप चिंता मत कीजिए। ऊपर वाले की मर्जी से आप ठीक हो जाएंगे। मैं स्वयं किसी योग्य हकीम से दवा लाऊंगा और अपने हाथों से आपको पिलाऊंगा। विश्वास रखिए, आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे।
इसी बीच राजकुमार भी महल में आ पहुंचा था। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आप इतने बीमार कैसे पड़ गए? जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला, मैं काम छोड़कर तुरंत चला आया। क्या बताऊं बेटा, अचानक ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं देश के सबसे बड़े हकीम को लेकर आऊंगा। आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आज मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होती तो इस वक्त मेरे पास होती, मेरा ख्याल रखती। ये कहते कहते राजा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हमेशा की तरह राजकुमार को अपने पिता की ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। पिताजी, जब माँ को आपकी परवाह नहीं थी तो क्यों उन्हें याद कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं? वे हमें छोड़कर चली गईं। उन्होंने ना आपका सोचा ना मेरा, फिर हम क्यों उनका सोचे? हमें भी अपना जीवन उनकी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं था। बीती बातों को भूल जाइए, बस ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार कई हकीमों को महल में बुला चुका था, मगर कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाया। तभी एक दिन एक बूढ़ा हकीम महल में आया। मुझे लगता है महाराज को कोई ऐसी दवा दी गई है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। हकीम की ये बात सुनकर राजकुमार के साथ साथ मंत्री भी चौंक गया था। कहीं ये बूढ़ा मेरा सारा भेद ना खोल दे, ये सच ना बता दे, वरना मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं हकीम जी? इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हैं? महल में सब लोग अपने ही हैं, सब पिताजी के वफादार हैं। कोई ऐसा करेगा? बेटा, वफादार कोई नहीं होता, बस जिसे मौका नहीं मिलता वो साथ रहता है। जब मौका मिलता है तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। मैं तुम्हारे पिता का इलाज करूंगा, मुझे विश्वास है वो ठीक हो जाएंगे। वो बूढ़ा हकीम महल में रहने लगा। उसने जब राजा को अपने हाथों से दवा देना शुरू किया तो राजा की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगी। मंत्री जी, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी कम हो गई है। लगता है मेरे शरीर की ताकत लौट रही है। महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो खुशी की बात है कि आपकी कमजोरी कम हो गई। राजकुमार भी ये सुनकर प्रसन्न हुआ, मगर मंत्री के मन में गुस्सा उबल रहा था। इस बूढ़े हकीम ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अब वक्त आ गया इसे रास्ते से हटाया जाए। एक रात मंत्री बूढ़े हकीम को महल से बाहर ले गया। रात का समय था और कोई भी उन दोनों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अगले दिन महल में हर तरफ हकीम की मौत की खबर फैल गई। अब मैं क्या करूं? वही एक हकीम था जो मुझे ठीक कर रहा था, बाकी तो मेरा कोई इलाज न कर सका। इसका मतलब है कि महल में कोई मेरा ऐसा दुश्मन है जो नहीं चाहता मैं ठीक हो जाऊं। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब मैं उस दुश्मन को ढूंढ कर रहूंगा, हर एक पर मेरी नजर रहेगी। उसी समय मंत्री कमरे में दाखिल हुआ था। अरे महाराज, गजब हो गया, एक बुरी खबर है। क्या हुआ मंत्री जी, जल्दी बताइए। इन दिनों हम रोज बुरी खबर ही सुन रहे हैं, अच्छी खबर सुनने को हमारे कान तरस गए। खजाने से बहुत सारा धन चोरी हो गया है महाराज। आपके आदेश पर मैं आज सुबह खजाने वाले कक्ष में गया था ताकि प्रजा की वार्षिक हिस्सा दे सकूं, मगर उसमें आधा खजाना गायब है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? अभी कुछ दिन पहले तो सब कुछ सही सलामत था। मंत्री जी, क्या आपने खजाने की हिफाजत नहीं की? क्या उस कमरे के बाहर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था? सभी मौजूद थे राजकुमार। चौकीदार एक पल के लिए भी अपनी जगह से नहीं हटा, मगर पता नहीं कैसे कोई उसकी आंखों में धूल झोंक कर वहां घुस गया। ये कोई हमारा करीबी है, कोई अंदर का आदमी जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही हमें धोखा दे रहा है। कहीं राजकुमार उस तक ना पहुंच जाए, कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। अब मुझे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। मंत्री वहां से चला गया और राजकुमार गहरे विचारों में डूब गया।
पहले पिताजी की ये रहस्यमयी बीमारी और अब खजाने की चोरी, ये सब कोई मामूली अनदेखी करने वाली बात नहीं। कोई हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। कौन है वो? क्या चाहता है वो? अगर उसने पिताजी की जान ले ली और मुझे भी निशाना बना लिया तो क्या हो गया? नहीं, वो दिन आने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मंत्री रोजाना राजा के पास आता और दवा पिलाता। महाराज, ये दवा पी लीजिए। ये उसी हकीम की बताई हुई दवा है। मैंने उसी के बताए हुए तरीके से इसे तैयार किया है। इस दवा से क्या होगा मंत्री? जब वो बूढ़ा हकीम अपने हाथों से दवा पिलाता था तभी मुझे आराम मिलता था। उसके बाद तो यही दवा तुम ही दे रहे हो, मगर मेरी हालत और बिगड़ रही है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है महाराज? तुम पर तो आंख मूंद कर विश्वास करता हूँ मंत्री, लेकिन अब मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं रहा। पता नहीं मेरी ये जिंदगी मुझे और क्या दिखाने वाली है। वक्त यूं ही बीतता गया। राजकुमार अब रात को खजाने के कक्ष के आसपास ठहरने लगा। कभी आंगन में तो कभी अपने कमरे की खिड़की से बाहर नजर आता। एक रात जब वो खिड़की पर खड़ा था, उसने देखा कि एक साया चुपके चुपके महल के पीछे हिस्से की ओर बढ़ रहा है। कौन है जो इस वक्त छिपकर वहां जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा। राजकुमार तुरंत कमरे से निकल आया और उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो आदमी दरवाजे के पास किसी से धीमी आवाज में बातें कर रहा था। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? चोर हो? डाकू हो? तभी उस आदमी ने राजकुमार को जोर से धक्का दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। कौन था ये जो मुझे चकमा देकर भाग गया? अब मुझे और सावधान रहना होगा। महल के बाहर खड़ा दूसरा आदमी भी वहां से फौरन गायब हो गया। ये कोई बाहरी नहीं, महल का ही कोई भरोसेमंद आदमी है जो हमें धोखा दे रहा है। कौन हो सकता है? इसका मकसद क्या है? अब राजकुमार ने खजाने वाले कमरे में एक शिकारी कुत्ता बांध दिया। वो खास किस्म का कुत्ता था जो गंध से मुजरिम को पहचान सकता था। अगर वो चोर फिर से यहाँ आया तो ये कुत्ता उसे पहचान लेगा, मुझे उस तक पहुँचने में मदद करेगा। लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। जो एक बार चोरी करता वो दोबारा जरूर करता है। राजकुमार का शक सच साबित हुआ। आधी रात को अचानक शोर मचने लगा। उसकी नींद खुली और वो भागता हुआ राजकुमार ने कुत्ते की मरहम पट्टी की और उसके जख्मों पर दवा लगाई। ये कुत्ता पूरी तरह से ठीक है। ये वही है जो उस पापी तक पहुंचाएगा, उस मुजरिम तक जो हमारे बीच रहकर हमें धोखा दे रहा है। अगले दिन जब कुत्ता पूरी तरह चलने फिरने के काबिल हो गया, राजकुमार उसे लेकर महल के आंगन में गया। महल के सभी लोग, मंत्री और नौकर, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। ये राजकुमार क्या करने वाला है? सबको लाइन में यूं क्यों खड़ा कर रहा है? कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? तभी राजकुमार कुत्ते को लेकर सबके सामने पहुंचा। कुत्ता एक एक कर सदस्य को सूंघ रहा था। हाय राम, ये क्या कर डाला मैंने? ये कुत्ता तो मेरी गंध पहचान लेगा। उस रात इसे खत्म क्यों नहीं किया? हाँ, इसे मार देता तो आज इससे पीछा तो छूट जाता। मंत्री वहां से हटने ही वाला था कि कुत्ते ने दूर से ही उसकी गंध पहचान ली और तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। अरे ये क्या? सीधे कुत्ता आपके पास क्यों आया मंत्री जी? क्या आप खजाने के कमरे में गए थे? राजकुमार की आंखों में गहरा शक उभर आया। नहीं राजकुमार, खजाने के कमरे में मैं क्यों जाता? मेरा वहाँ क्या काम? तो फिर यह कुत्ता आपको पहचान कैसे रहा है? क्या आपने ही उसे जख्मी किया था? राजकुमार के मन में पहले से ही संदेह था और आज वो शक यकीन में बदलता हुआ लग रहा था। ये राजकुमार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब क्या करूं? नहीं, अभी मुझे खुलकर नहीं कहना चाहिए। अगर मैंने इसे आगाह कर दिया तो ये सावधान हो जाएगा
और फिर सच्चाई हाथ नहीं लगेगी। राजकुमार कुत्ते को लेकर वहां से चला गया। उसे जो जानना था वो जान चुका था। लगता है इसे मुझ पर शक नहीं हुआ, तभी तो बिना कुछ कहे चला गया। शाम को जब मंत्री दवा लेकर राजा के पास पहुंचा, तब राजकुमार जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था वहीं आ गया। मंत्री जी, इस दवा में क्या है? इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है राजकुमार, ताकत आती है, सेहत सुधरती है। तो ये दवा कोई भी पी सकता है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं? नहीं नहीं राजकुमार, इसमें कोई नुकसान नहीं, ये तो सबके लिए फायदेमंद है। तो ठीक है, आप ये दवा पीजिए। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों पीऊं? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये तो राजा के लिए है, वो बीमार है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर आप इसे पीने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? मंत्री के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। वो दवा पीने को तैयार नहीं था। तभी राजा ने राजकुमार को टोका। राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? मंत्री से यूं बहस क्यों कर रहे हो? पिताजी, आप सच नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सच के काफी करीब पहुंच चुका हूं। राजकुमार ने अपने सैनिकों को तुरंत बुला लिया। मंत्री जी को कैद कर लो, ये दवा भी सुरक्षित रखो। हकीम से कहो कि इसकी पूरी परीक्षण करें और बताएं इसमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं, इसका असली मकसद क्या है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? महाराज देखिए, मैंने कितने सालों तक आपकी वफादारी निभाई, आपका नमक खाया, और आज राजकुमार मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी, शांति से एक तरफ बैठ जाइए, वरना मुझे आपको जेल भेजना पड़ेगा। राजकुमार टहलते हुए हकीम का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में हकीम आ गया और बोला, ये दवा नहीं जहर है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, हर इंसान को बीमार बना देती है। मुझे पूरा यकीन है कि राजा इसी जहर की वजह से बीमार हुए। अब बताओ मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच है मंत्री? क्या आपने जानबूझकर मुझे जहर पिलाया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं सब सच बता दूंगा, बस वादा करें मुझे मौत की सजा नहीं देंगे। ये फैसला बाद में होगा, पहले सब कुछ सच सच बता दो। मैंने बहुत झूठ बोले, पाप किए। मैं आपके दुश्मनों के साथ मिल गया था, उन्होंने मुझे खजाने और सोने का लालच दिया और वो कहते मैं करता गया, मगर अब पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दें, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। कौन है वो दुश्मन? क्या तुम हमें उनके पास ले जा सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूँ, मगर एक शर्त है। क्या आप मुझे माफ करेंगे? जैसा मैंने कहा, इसका फैसला बाद में होगा, पहले सच बताओ। राजकुमार, अगर मैं आपकी माँ के बारे में सच बताऊं तो क्या आप वादा करेंगे मुझे माफ कर देंगे? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बताओ मेरी माँ के बारे में क्या जानते हो? आपकी माँ घर छोड़कर नहीं गई, रानी को मैंने ही अगवा कराया था। दरअसल रानी मेरे सच से वाकिफ हो गई थी। मैं राजा के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, वो ये सच राजा को बताने वाली थी, इसलिए मैंने उन्हें उठवा लिया और आज भी वो जिंदा है और आपकी राह देख रही हैं। ये सुनकर राजा और राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। हमने कितनी बड़ी भूल कर दी, सारा जीवन अपनी माँ के बिना ही काटा, और तुमने उन्हें कैद करके हमें दर्द दिया। अब सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, रानी को वापस लाऊंगा, दुश्मनों को भी खत्म करने में मदद करूंगा। राजा साहब, क्या आप मुझे माफ करेंगे? मैं आपका इलाज भी बता देता हूँ, कुछ ही दिनों में आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक कर दूंगा। मंत्री जी, पिताजी का इलाज बताइए। हाँ, मैंने वादा किया था कि आपको माफ कर दूंगा, मैंने आपको माफ किया, मगर आप अब दोबारा भरोसा नहीं जीत सकते। आपको ये राज्य छोड़कर जाना होगा, अगर दोबारा कभी यहाँ दिखे तो मौत तय है। राजकुमार ने मंत्री को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गए। रानी, जो सालों तक तकलीफ में रही, अब अपने पति और बेटे के साथ थी। राजकुमार, जो माँ के प्यार को तरसता रहा, अब ज्यादातर समय उनके साथ गुजारने लगा। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरे पास लौट आई। बेटा, मैं भी खुश हूँ, मगर वो दर्दनाक वक्त अब भी भूल नहीं पाई हूँ।
मैंने तुम लोगों से दूर रहकर गुजारा। माँ, मैं वो सारे गम भुला दूंगा, आपको सिर्फ खुशियां दूंगा। राजकुमार ने पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। महल में फिर से रौनक लौट आई। 1 साल बाद जब भगवान ने उन्हें बेटा दिया तो पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनके सारे दुखों का प्रतिफल आज उन्हें मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।